हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डू घोसला और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस सीरीज़ पर जिसमें हम PYQ ज्योग्राफी के डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपके रिवीजन के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर भी ध्यान दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है उसका पहला सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार के निम्न में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प सॉइल यानी कि वो स्वैम्प सॉइल जब पहाड़ों से नदियां मैदान की ओर प्रवेश करती हैं तो फुटहिल्स पर पिडमोंट का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये पिडमोंट स्वैम्प सॉइल का निर्माण करती हैं। तो क्वेश्चन है कि कहाँ पाई जाती हैं, किस जिले में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में अब तक तो मैप बन चुका होगा कि बिहार के कौन से जिले में कहाँ पर नदियाँ जो हैं पहाड़ से उतरकर डायरेक्ट मैदान में प्रवेश करती हैं। ऑप्शंस देखेंगे मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए पश्चिमी चंपारण। देखेंगे मैप की सहायता से वहाँ पिडमोंट स्वैम्प कैसे बना है। तो पहले देखेंगे हम इंडिया का ये फिजिकल मैप देखते हैं। ठीक है, इंडिया के इस फिजिकल मैप को जब आप देखेंगे, ये जो डार्क ब्राउन कलर है, ये हिमालय को दिखाता है ना। यहाँ से लेके ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा नेपाल और जो भी कनेक्टेड पार्ट्स हैं इंडिया के। और यहाँ पर ये देखिए जो रेड लाइन से मैं मार्क कर रही हूँ, ये है हमारा बिहार। तो यहाँ पर है हमारा पश्चिमी चंपारण जो नेपाल से सटा हुआ है ना। और वहाँ पर नदियाँ जो है मैदान में प्रवेश करती हैं तो काफ़ी दलदल का निर्माण करती हैं, पिडमोंट स्वैम्प सॉइल का निर्माण करती है। तो आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ये सारे बनाए गए हैं जोड़े, किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसमें ये देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं बहती है यानी कि सारे ऑप्शंस में से बहती है, किसी एक ऑप्शन में होगा गंगा नहीं बहेगी। तो ऑप्शन देखेंगे दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध और उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक है इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा कोसी और मगध। कोसी नदी है ना, कोसी नदी और मगध का जो इलाका है वो गया नवादा ये वाला इलाका है। वहाँ पे क्यूल रिवर, फल्गु नदी, कोसी नदी, ये सारी नदियाँ गंगा नदी में जाके मिलती हैं, वो वहाँ नहीं बहती है। ठीक है तो गंगा नदी जब निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से तो वो उत्तराखंड के रास्ते होते हुए उत्तराखंड, यूपी, बिहार और अंत में पश्चिम बंगाल में बहते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे। मैप से भी हम देख लेंगे। ये देखिए ये है गंगा नदी। ठीक है, यहाँ देखिए गंगा नदी है, ये देखिए सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, नौगछिया, पूर्णिया, देखिए पूर्णिया में भी बह रही है ना। तो यहाँ जो है, यहाँ पर है मगध का इलाका। ठीक है, और यहाँ पर वो इलाका है जहाँ पे गंगा प्रवेश नहीं करती, गंगा में जाके यहाँ से नदियाँ प्रवेश करती हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोसी और मगध प्रभाग। अब आप बात करेंगे जनजाति और उससे संबंधित जिले की, यानी कि जिस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या उस जनजाति की है, हमने उसे पॉइंट आउट करके उसके जोड़े बनाए गए हैं इस प्रश्न में। ठीक है, तो जनजाति देखेंगे, जनजाति और जिले के नाम है, आपको उसमें से जो सही नहीं है वो बताना है। सही वाला नहीं बताना है, गलत वाला बताना है। संथाल और बांका। संथाल जो है एक जनजाति है ना, जो बांका जिले में पाई जाती है, ऐसा कहना है इनका। अगला है मुंडा जनजाति, जमुई जिला, उरांव जनजाति, सुपौल जिला, खड़वार जनजाति, भागलपुर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संथाल जनजाति जो है वो बांका जिला में पाई जाती है, उरांव सुपौल में पाई जाती है, खरवार भागलपुर में पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है
वो जमुई में नहीं पाई जाती है। मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बक्सर और रोहतास में। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, मुंडा जनजाति बक्सर और रोहतास में पाई जाती है। ऐसे बिहार में कई जनजातियां पाई जाती हैं। आप इसे देखिए, इस बार इस सवाल में संथाल के साथ बांका है, मुंडा के साथ जमुई है। कई बार ऐसा हो सकता है इन्हें पलट दे, मुंडा के साथ बक्सर दे दे, संथाल का बांका हटा दे और कोई और जिला डाल दे। तो आप ध्यान में रखेंगे। अगला ऑप्शन देखेंगे, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र यानी टोटल फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है, किसमें? परसेंटेज में। तो आपका ये डेटा जो है स्टैटिक डाटा है, आपको याद रखना है। 7.27, 6.87, 3.21, 12.77 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का जो फॉरेस्ट एरिया कवर है वो है 7.90, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और वृक्षावरण यानी कि जहाँ पर भी बहुत सारे ट्रीज हैं, टॉल ट्रीज हैं, और वनावरण जो फॉरेस्ट कवर है, इन दोनों को अगर मिला दें तो बिहार का जो टोटल एरिया होगा, जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे पेड़ पौधे या वनावरण ज़्यादा है, वो 10.33 हो गए। लेकिन जो कंप्लीट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो होगा 7.90%। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंडिया का कितना फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज में, ठीक है, इन परसेंटेज। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बिहार में एकमात्र ही नेशनल पार्क है, ठीक है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क होने के साथ साथ ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण जिले में है ये। और नेशनल पार्क के साथ साथ बिहार में 21 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं और 2 टाइगर रिजर्व हैं। 2 टाइगर रिजर्व यहाँ मैं बता दूं, एक टाइगर रिजर्व है जिसे हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, और दूसरा टाइगर रिजर्व जो है अपकमिंग, अब उसकी बात हो रही है 2024 में, उसको नोटिफाई किया गया है। तो अगर उसकी मान्यता मिल जाती है तो हमारे पास बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, वाल्मीकि और कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो अगर हम भूगर्भिक बात करें यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो सबसे न्यू है ना, नवीनतम यानी जो सबसे न्यू है, ऑप्शन देखेंगे। दक्षिण पूर्व का धारवाड़ क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, बिहार का मैदान, दक्षिण पश्चिम का विंध्य क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज्योग्राफिकली जब हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो ओल्ड हैं, न्यू है, ये कैसे डिफाइन होते हैं? ठीक है, ओल्ड जो है हमारे वॉल्केनिक इरप्शन से बने होते हैं, ठीक है, जहाँ कभी ना कभी कोई ज्वालामुखी आया होगा, ठीक है। फिर प्लेट्यूज जो हैं या फोल्डिंग हुई होगी जिससे पर्वतों का निर्माण हुआ है, माउंटेन्स बने हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी न्यू लैंडफॉर्म्स बनते हैं, है ना, नवीनतम, वो सारे कैसे बनते हैं? नदियों के द्वारा, ठीक है। बिहार में जहाँ नदियाँ हैं वहाँ सबसे न्यू लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सबसे नवीनतम है, क्योंकि ये जो नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है वो सबसे नया होता है, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव जोन में रहता है, हमेशा उसमें कभी बाढ़ आती है, कभी पानी सूख गया, फिर बारिश हुई, फिर वो एक्टिवेट हो गया, है ना। लेकिन जो वॉल्केनिक इरप्शन है या जो इरोजन का काम है या फोल्डिंग फॉल्टिंग का काम है, वो बहुत स्लो डायस्ट्रॉफिक प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो बिहार के मैदान को अगर हम समझें डिवाइड करके तो ये इन्हें 3 भागों में बांट के आप समझ सकते हैं, तराई, बांगर और खादर। जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं तो तराई का निर्माण करती हैं, ठीक है। तराई के बाद आता है भाग बांगर का, बांगर क्षेत्र का,
और बांगर के बाद आता है खादर का। बांगर के बारे में बता दूं कि इसे हम ओल्ड एल्यूवियम या पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। ठीक है, ओल्ड एल्यूवियम, क्योंकि जब बाढ़ आती है नदियों में तो वो खादर का निर्माण करती है, न्यू एल्यूवियम का निर्माण करती है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है ये हमेशा नदियाँ जो हैं वहाँ पे नया जो एल्यूवियल डिपॉजिट है लाती हैं, बहा के ले जाती हैं। तो ये जो खादर वाला पार्ट है वो हमेशा नया रहता है, इसीलिए इसे हम न्यू एल्यूवियम कहते हैं, नई जलोढ़ कहते हैं। और जो बांगर वाला पार्ट है उसे ओल्ड एल्यूवियम या पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है वो खादर होती है। ठीक है, तो बिहार के मैदान को 3 भागों में बांट के देखते हैं। देखिए प्रश्न आ गया, पुरानी जलोढ़ अभी हमने डिस्कस किया था, ओल्ड एल्यूवियम है ना, बांगर निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ओल्ड एल्यूवियम पाया जाता है? पटना गया, पूर्णिया गया, पूर्णिया पटना, दरभंगा पूर्णिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं एक ट्रिक दूंगी यहाँ पर कि वो सारे जिले जहाँ पे लगातार हमेशा बाढ़ आती है वहाँ पे ओल्ड एल्यूवियम नहीं मिलेगा, वहाँ पे न्यू एल्यूवियम खादर मिलेगी। ठीक है, तो ओल्ड एल्यूवियम कहाँ मिलेगा हमें? पटना और गया में हमें ओल्ड एल्यूवियम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में बरौनी रिफाइनरी, आपने सुना होगा नाम बरौनी रिफाइनरी की, ऑयल रिफाइनरी पावर प्लांट है ये। तो ये किसके सहयोग से बनाया गया है? ठीक है, ये देखना है हमें। तो बरौनी रिफाइनरी जर्मनी के सहयोग से, सोवियत रूस के सहयोग से, दक्षिण कोरिया या फ्रांस के सहयोग से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था ये। 1964 में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पे कौन सी कंपनी रिफाइनरी में काम कर रही है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ये आता है। हम लोग देखेंगे इसकी कैपेसिटी भी देखेंगे कितनी है। ये बेगूसराय ज़िले में है और इसकी जो कैपेसिटी है 6.01 मिलियन टन ऑयल्स की कैपेसिटी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सुप्रसिद्ध पशु मेला एनिमल फेयर कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ आयोजित होता है? तो अभी ये जो समय चल रहा है, अभी क्या वक्त है, ये कार्तिक पूर्णिमा का समय। अभी कुछ दिनों पहले कार्तिक पूर्णिमा का दिन भी था। तो आपने सुना भी होगा, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला जो है प्रारंभ किया जा चुका है। तो सवाल है कहाँ आयोजित होता है ये? तो ये आयोजित हर साल होता है। पहले मैं बता दूं, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे, गया ऑप्शंस देखते हैं, आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा अगर अभी नहीं आ रहा होगा तो। गया, मधुबनी, सोनपुर, भागलपुर और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोनपुर का मेला। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है कुल 1 माह के लिए, और ये कार्तिक पूर्णिमा के समय ही लगता है। तो आपको याद रखना होगा। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति, यानी कि वो इरिगेशन टेक्निक जिससे हम वाटर कंजर्वेशन करते हैं, और ये परंपरागत है यानी कि कई वर्षों से लोगों की परंपरा में है ये, है ना। तो दक्षिण बिहार में कौन सी पद्धति है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे आहर पाइन के नाम से, लोहा पाइन, ढलवा पाइन, गहन पाइन या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं हम आहर पाइन के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में मौर्य काल में भी मिली है। मौर्य काल में भी इस पद्धति को प्रयोग में लाया गया था, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे आहारोदक सेतु बंध के नाम से जाना जाता था। यानी कि उस समय भी इस पद्धति का प्रचलन था जल संरक्षण के इरिगेशन टेक्निक के लिए। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिले स्थित हैं? देखिए, बिहार में जो गंगा नदी बहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और गंगा नदी के किनारे जितने जिले हैं आपको याद रखने हैं। ऑप्शंस देखेंगे, 21, 17, 12, 6 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा 12, 12 जिले हैं जहाँ से गंगा नदी होके गुजरती है या उसके किनारे स्थित है।
तो ये सारे ज़िले आपको याद रखने हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार, ये सारे ज़िले हैं जहाँ से गंगा नदी होके गुजरती है। 12 ज़िले आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में आएगा वो कौन से ज़िले हैं जहाँ से नहीं होके गुजरती, तो ये 12 ज़िले अगर आपको याद हैं तो आप सही ऑप्शन उसमें से छांट सकते हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। पिछले सवाल में मैंने डिस्कस किया था कि कुल वन्य जीव अभयारण्य जो है कितने हैं बिहार में, 21 है। तो वो किस जिले में है, किस जीव से संबंधित है, इसकी डिटेल्ड स्टडी आपको करनी होगी। यहाँ हम लोग देखेंगे मुंगेर जिले के बारे में। तो वाल्मीकि, ये नाम सुना है आपने, हमने डिस्कस किया है लास्ट क्वेश्चन में। आप मुझे बताएंगे कि वाल्मीकि जो अभयारण्य है वो कहाँ है, किस जिले में, क्योंकि ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में। दूसरा है राजगीर, भीमबंध, गौतम बुद्धा या इनमें से कोई नहीं। तो मुंगेर जिले में जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है भीमबंध। और इसका निर्माण कब किया गया था, इसकी स्थापना 1976 में, और ये फैला हुआ है 681.90 स्क्वायर किलोमीटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। पतझड़ वन यानी कि डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी ऐसे वन जो गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वर्ष में एक बार। तो वो वन क्षेत्र कहाँ है जो सबसे अधिक घने हैं, यानी कि बिहार में 2 तरह के वन क्षेत्र पाए जाते हैं। एक है मॉइस्ट यानी कि ये घने वन क्षेत्र, और एक है ड्राई जहाँ पे कम वर्षा होती है कंपैरेटिवली इस घने पतझड़ वन के। तो हम देखेंगे सबसे अधिक घने वन कहाँ है पतझड़ वाले। तो पश्चिमी चंपारण ऑप्शन है, गया, कैमूर, नवादा या इनमें से कोई नहीं। और आपको ये ध्यान रखना है कि पतझड़ वन जो है इनका जो रेनफॉल का एक कैटेगरी होता है, ठीक है। 120 से जहाँ भी कम वर्षा होती है वो ड्राई डेसिडुअस में जाने जाते हैं, और 120 से लेके 200 के बीच में 200 mm मतलब मिलीमीटर के में जब वर्षा होती है तो वो मॉइस्ट डेसिडुअस में गिने जाते हैं, यानी आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है। और 200 सेंटीमीटर से जब ज़्यादा वर्षा होगी तो वो रेन फॉरेस्ट में काउंट होंगे। तो जब वर्षा 120 से कम होती है तो वो ड्राई में काउंट होंगे, यानी कि वहाँ पर शुष्क पतझड़ वन होंगे। और जहाँ पे अधिक वर्षा है 120 से अधिक, यानी कि वो आर्द्र होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पतझड़ वन कहाँ है, तो ये पतझड़ वन जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, क्योंकि ये फिर से मैं आपको बता दूं हिमालय से जैसे जैसे आप नीचे आते हैं नेपाल के बाद पश्चिमी चंपारण सबसे घने जंगलों में से एक ज़िला है। और पश्चिमी चंपारण के बाद और कौन से ज़िले हैं, सहरसा में भी है इस तरह के वन पाए जाते हैं, सहरसा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में। शुष्क पर्णपाती यानी कि ड्राई डेसिडुअस की अगर हम बात करें तो वो है कैमूर में पाए जाते हैं, रोहतास, गया और औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गंगा नदी जो है भारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट है, और बिहार में ये नदी कितना मार्ग तय करती है, 405 किलोमीटर का, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि 12 जिले जो ये कवर करती है उनमें से सबसे लंबा सफ़र कहाँ पर तय करती है। उसी से हमें पता चलेगा ना कितनी उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो 99 किलोमीटर का जो एरिया है लगभग वो एक ज़िला है जहाँ तय करती है। ऑप्शंस देख के आपको बताऊंगी, भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना में गंगा नदी 99 किलोमीटर्स का एरिया जो है वो तय करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। आप ध्यान देते जाएंगे, ये सारे सवाल आपके बीपीएससी के ही पीटी के सवाल हैं जिसे हम रिवीजन कर रहे हैं। अगला देखेंगे, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, बिहार की जो पर्यटन विकास निगम कंपनी है उसका टैग लाइन क्या है।
मतलब कि बिहार जब अपने पर्यटन स्थलों की जब एडवर्टीजमेंट करती है या कुछ भी लोगो भी बनाती है तो उसमें किस टैगलाइन का प्रयोग करती है। ऑप्शंस देखेंगे, ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब्लिसफुल बिहार, आनंदमयी बिहार, सुखद बिहार, बिहार आके आपका मन होगा खुश। तो इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ये देखिए टूरिज्म मिनिस्ट्री की एडवर्टीजमेंट में देखिए ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सेंसस से सवाल है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंसस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ये जो तैयारी है बीपीएससी की तैयारी में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी होती तो प्रति वर्ग किलोमीटर नहीं होता, सबसे ज़्यादा आबादी हम एक एक व्यक्ति को गिनती करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति वर्ग किलोमीटर में गिनी जाती है। तो यहाँ बात हो रही है सर्वोच्च घनी आबादी किस जिले में दर्ज की गई है। ऑप्शंस देखेंगे, शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिवहर। पटना इसका राइट आंसर नहीं है, शिवहर रैंक्स फर्स्ट और पटना जो है पटना का रैंक है सेकंड। अब देखेंगे कि कितनी है, कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो शिवहर में है 1880 और पटना में है 1823, फिर आता है दरभंगा 1728। तो ये आपको याद रखना है कि ऊपर से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाई है। तो शिवहर, पटना, दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्स रेशियो को हमने कल डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, आज हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिस्कस करेंगे। तो जो एग्जैक्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है बिहार का, ऑप्शंस देखेंगे 935, 934, 933, 932 या इनमें से कोई नहीं। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 935 बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन बिहार की खरीफ फसल है। तो देखिए फसलें 2-3 तरह की होती हैं, एक रबी होती है, एक खरीफ होती है, एक जायद होती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जायद कौन सी फसल है। खरीफ फसल का उदाहरण यहाँ पूछा गया है। ऑप्शंस देखेंगे, जौ, चना, धान, गेहूं या इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ फसल का जो सबसे बेस्ट उदाहरण है, जो सबसे अप्रोप्रिएट उदाहरण है वो है धान। क्योंकि खरीफ फसल जो है वो गर्मियों में, गर्मी के बाद जब मानसून आता है, जब हमारे यहाँ आर्द्रता अधिक होती है, टेम्परेचर अधिक होता है, तब खरीफ फसल की बुआई की जाती है ना। तो धान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गेहूं जो है वो रबी फसल है, चना भी रबी फसल है और जौ भी एक रबी फसल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जायद कौन से तरह की फसल है या उसका एक उदाहरण देंगे। खरीफ फसल के और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, मक्का, बाजरा, अरहर, ज्वार, तिल, ये सारे। आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं कि जब बरसात का मौसम रहता है, मानसून सीजन जब चल रहा है या बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत चिपचिपा मौसम है, तो कौन कौन से अनाज आपके पास अवेलेबल होते हैं, है ना। तो वो सारे अनाज उस समय उगते हैं, इसलिए हमें वो मिलते हैं, हम उसे खरीद पाते हैं। ठीक है, ऐसे भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। और रबी के समय में देखिए रबी के समय में ये जो अभी का मौसम है, ठंडी का मौसम आ गया है, अब रबी हमारे खेतों में देखी जा सकती है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, ये सारे रबी फसलों के उदाहरण हैं। जायद का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग कितनी थी। आ गया पॉपुलेशन का सवाल, और एग्जैक्ट ये जो स्टैटिक है हमें याद रखना है, 96 मिलियन, 100 मिलियन, 104 मिलियन या 108 मिलियन। तो बिहार की जो जनसंख्या थी 2021 में वो थी 104 मिलियन। ठीक है, देश की कुल आबादी का ये कितना परसेंट है, 8.6% है। पुरुष आबादी है 52.14% और फीमेल पॉपुलेशन है 47.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग
साक्षरता दर लिटरेसी रेट बिहार में किस स्थान पर है। इसे समझेंगे हम। यहाँ पे पूछ रहे हैं रैंक के बारे में कि बिहार का क्या रैंक है इंडिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो पहले भी हम जानते हैं और एज ए स्टूडेंट्स आप सब जानते हो कि बिहार का जो लिटरेसी रेट है हमेशा कम रहा है, लेकिन हमें रैंक पूछा जा रहा है। रैंक देखेंगे, ऑप्शन है 15th, 20th, 30th, 35th और इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का जो रैंक है वो है 35th। ठीक है, याद रखेंगे 35th है बिहार का रैंक अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट। तो हम लोग देख लेंगे कि बिहार नहीं, इंडिया के जो लास्ट अंतिम 5 राज्य हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है। सबसे पहले आएगा बिहार। यहाँ पे बिहार जो है नीचे से फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, 61.81% में होता है। अरुणाचल 65.4%, सेकंड में है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है झारखंड 66.41%, फोर्थ है राजस्थान 66.11% और लास्ट है आंध्र प्रदेश 67.11। यहाँ पे आंध्र प्रदेश लास्ट मतलब 5th प्लेस पर है। ठीक है, तो अंतिम 5 जो राज्य हैं अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट वह है बिहार, अरुणाचल, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो ये है आज के सेशन का आखिरी सवाल। अब हम लोग मिलेंगे अगले PYQ सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स। एडू घोषला में बने रहने के लिए अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं ड्यूरिंग द सेशन उसका आंसर प्लीज़ करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन।